नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने कुछ मूलभूत परिभाषाएं यानी बेसिक डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया तथा साथ ही साथ इससे जुड़े जो टर्म्स आते हैं जैसे इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया या एनवायरनमेंट हो गया या वाइल्ड लाइफ, इस तरीके की जो भी शब्द इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं पारिस्थितिकी और पर्यावरण से, उनके बारे में डिस्कस किया था। और ये शब्द किन किन लोगों द्वारा कॉइन किए गए थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर। आज के लेक्चर में हम एनवायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरण के मुद्दों से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल इशूज क्या है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एनवायरनमेंट को इस समय प्रभाव कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और इसके बारे में कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है, जैसे कि आवर एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड विच नो वन कैन डिनाई। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वातावरण के प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे अगर इस समय जो कंडीशन चल रहा है, रेनिंग सीजन चल रहा है, इसमें जो इरेगुलरिटीज हम फेस कर रहे हैं बारिश से रिलेटेड, वो भी एक एनवायरनमेंट का ही प्रभाव है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और ये जो एनवायरनमेंट प्रभाव हैं जो भी हमारे सामने एक समस्या के रूप में, एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, ये इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, बल्कि जो महत्वपूर्ण प्रभाव हम देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली इट इज़ डन बाय द मैन मेड एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ही हैं जो इस वातावरण को इस कंडीशन में लाने के लिए उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। मानव निर्मित गतिविधियों के कारण ही पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो, अगर हम बात करते हैं जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, जो कि हमारा मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन का जो एग्जॉस्ट निकलता है हमारे वाहनों से लेकर, चाहे वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो हम एफ्लुएंट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, और वहीं पर जो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उससे जो पर्टिकुलर मैटर जनरेट होते हैं वो सारे एनवायरनमेंट में खुल जाते हैं। तो बेसिक रीजन है एयर पोल्यूशन का यही हो गया। अगर हम वहीं पर वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे घरों से निकला हुआ एफ्लुएंट पानी जो हमारी नदियों को दूषित कर रहा है, और जो एग्रीकल्चर एरिया में हम इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं वो सीपेज होकर हमारे जो वाटर बॉडीज है वहाँ तक मिल रहा है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इस तरीके से डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जो भी ये बेसिकली रीजन है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का इस समय डिग्रेडेशन हो रहा है, और वो अति तीव्र गति से हो रहा है इस समय, जो कि एक पेस उसका बहुत ही ज़्यादा है जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली एनवायरनमेंट के जो प्रभाव हैं वो क्या हैं और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे कि हमने डिस्कस किया। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो एक टर्म आती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, या ग्लोबल वार्मिंग उससे जुड़ा जो इफेक्ट है वो क्या होता है। बेसिकली जो हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि अगर हम एक पॉजिटिव वे में बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो हमारे ग्रीन पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो भोजन के निर्माण में करते हैं सूर्य के प्रकाश और जल की प्रेजेंस में, जिसको हम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और लेकिन जब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पॉल्यूटेंट गैस है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए पॉल्यूटेंट गैस एंड ये एटमॉस्फेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। फिजिकली माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इसकी जो अगर परसेंटेज टर्म में बात करते हैं तो 356 पार्ट्स पर मिलियन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में। अगर हम परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 0.03% के आसपास ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, उसको जो है ना चेंज करने की, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने की
तो इसके अंदर एक एक खास प्रॉपर्टीज पाई जाती है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गैर प्रदूषक गैस है और एक मामूली घटक है, यानी प्रति मिलियन 356 भाग हैं इसमें, परंतु ये ग्लोबल तौर पर वैश्विक जलवायु को बदलने के लिए इसकी क्षमता के हिसाब से अगर बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर एयर में कंपोजिशन होता है वो नाइट्रोजन होता है लगभग 78% के आसपास। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो ऑक्सीजन 20.9% के आसपास, 20.9% के आसपास ऑक्सीजन हमारे कंपोजिशन ऑफ एयर यानी वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आता है कंपोजिशन में वो ऑर्गन का आता है। ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो कि 0.9% के आसपास ऑर्गन का कंपोजिशन आता है। वहीं अदर गैसेस की हम बात करते हैं तो लगभग 0.17% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.03% जो कंपोजिशन है वो एयर में है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपोजिशन है एयर का वो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम जो अदर गैसेस की हमने यहाँ पर बात की है 0.17%, इसको इलेबोरेट करते हैं तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी आपसे जो एयर में कंपोजिशन ऑफ गैसेस है उसको पूछा जा सकता है। तो टॉप 4 जो है ना कंपोनेंट्स हमको ज़्यादातर याद रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो। लेकिन जो अगर क्वेश्चन बनेगा तो नेक्स्ट 4 के बारे में भी हमको याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात जो मोस्ट इंपोर्टेंट गैस का कंपोजिशन है वो नियोन और उसके पश्चात हीलियम है, जो कि दोनों ही इनर्ट गैसें हैं। उसके बाद मीथेन का नंबर आता है। मीथेन जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पैडी फील्ड होते हैं, यानी जो जहाँ पर एक चावल या धान की जो खेती की जाती है वहाँ पर जो पानी फिल कर दिया जाता है उसके पश्चात वहाँ पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। और जो हमारा जो गोबर गैस प्लांट हुआ या जानवरों का जो गोबर होता है वहाँ से भी अगर वो एक जगह पे पड़ा रहता है और वो पानी वगैरह पड़ने से सड़ने लगता है तो वहाँ से भी मीथेन का निर्माण होता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो हमारे मार्सेज हैं यानी दलदल भूमि है वहाँ पर भी मीथेन का निर्माण होता है। इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट जगह है जो मीथेन के निर्माण में भागीदारी रखते हैं। और जो उसके पश्चात जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है क्रिप्टॉन का आता है, वो भी एक इनर्ट गैस है। और उसके पश्चात हाइड्रोजन का। तो ये 5 जो गैसें हैं ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। इस तरीके से इनको भी याद रखना है, 4 ऊपर की और नीचे की ये 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ई है वो बेसिकली जो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो 5.3 गुणा 10 की घात -5 के आसपास परसेंटेज है इसका। तो ई का मतलब 10 टू द पावर है यहाँ पर। इसको आप जो है ना लिख सकते हैं, अलग से नोट्स बना सकते हैं। चलिए बेसिकली जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अर्थ सरफेस पार्टली एब्जॉर्ब्स सन रेज व्हाइल एमिटिंग लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। जो भी हमारा रेडिएशन हमारी ज़मीन पर धरती पर पड़ता है तो उसका जो कुछ पार्ट है वो हमारी ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो एब्जॉर्ब करती है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में एब्जॉर्ब करती है। और लेकिन जब वो उसको रिलीज करती है, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन री रेडिएशन बोलते हैं, उसको वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उसको रिलीज करती है, एमिट करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ है वो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उसको एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो रिलीज करती है, एमिट करती है, वो लंबी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उनको रिलीज करती है। और जिनका तरंग दैर्घ्य की हम बात करते हैं अगर यानी वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जो हमारी धरती एमिट करती है, हमारा अर्थ एमिट करती है, वो 8000 से 25000 नैनोमीटर के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। या नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर का जो है वो नैनोमीटर होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ है वो रीरेडिएट करती है, जो एमिट करती है रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में एमिट करती है, जिसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 8000 से 25000 नैनोमीटर के आसपास होता है। जब हमारी धरती इसको री-रेडिएट करती है या री-रेडिएशन करती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन 8000 से 25000 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में इस समय प्रेजेंस होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को। और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो 14000 से 25000 नैनोमीटर की रेंज में जो भी
लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होते हैं धरती से, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं एटमॉस्फेयर में, और बेसिकली जो हमारा जो स्पेस है उसमें जाने से उसको रोक लिया जाता है। और कौन कौन सी गैसें रोकती हैं? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उसको रोक लेते हैं। इसके पश्चात जो ये री रेडिएशन है, जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जिनको ब्लॉक कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में, और जिनकी वेवलेंथ लगभग 14,000 से 25,000 नैनोमीटर के आसपास होती है, उसको वो अवशोषित कर लेते हैं और वो पार्टली उसको रिटर्न बैक टू अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो है टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प द्वारा अवशोषित विकिरण आंशिक रूप से पृथ्वी की सतह पर लौट आता है। द रेडिएशन दस एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज पार्टली रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस में जो हीट हमारे अर्थ सरफेस में आ जाती है तो उसको जो गैसेस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको रिटेन करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करना स्टार्ट होता है। The net result is that Earth surface gets heated and the phenomenon is known as the greenhouse effect। इसी को ही हमें ग्रीनहाउस इफेक्ट बेसिकली बोला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और उसको ही ग्रीनहाउस प्रभाव बोला जाता है। बेसिकली जो टर्म है ग्रीनहाउस प्रभाव वो एक सिस्टम से लिया गया है, जो हमारे जो हायर लैटिट्यूड वाले रीजन होते हैं, बेसिकली जहाँ पर धूप जो है ना, या कहते हैं सूरज की किरणें बहुत ही कम पहुंचती है, तो वहाँ पर एक ग्लास का चैम्बर बनाया जाता है जिसके अंदर जो है पौधे या फसलें उगाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर थोड़ी भी किरणें होती हैं उस ग्लास के चैम्बर में इकट्ठा हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो उस टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जब हमारे जो पौधे हैं और जो फसलें उगाई जाती हैं वो उसको एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, तो जो हीट है और जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है ग्लास कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये टर्म वहीं से ही ग्रीन हाउस आया है, उसी को हमने एक लार्ज वे में अपने अर्थ के रूप में भी कंसीडर किया है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो हीट है उसको ट्रैप करना, उसको एक कंडीशन में मेंटेन करना और उस रीजन के टेम्परेचर को इंक्रीज होना। तो ये बेसिकली परिणाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसको हम जाना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो कारक हैं, कौन सी गैसें हैं, बेसिकली उसके बारे में जाना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी वेवलेंथ लगभग 14,000 से 25,000 नैनोमीटर के आसपास होती है, और वो उस हीट को दोबारा हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं खत्म करते हैं और कल हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रभाव के बारे में जानेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।